जय हिंद वॉरियर्स। वेलकम टू जय जी डिफेंस वॉरियर। मैं आपका अपना साथी अक्षित स्वागत करता हूं आपका जय जी डिफेंस वॉरियर की हिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हम डेली बात करते हैं हिस्ट्री क्लासेस की एनडीए के लिए 2022 के लिए, बिल्कुल हाँ। और कल हमने बात की थी 1857 के रिवोल्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे कि उस रिवोल्ट के बाद 1857 के बाद आखिर क्या हुआ था, क्या परिवर्तन आए थे, किस प्रकार के परिवर्तन थे, राजनीतिक थे, आर्थिक थे, धार्मिक परिवर्तन थे, सामाजिक परिवर्तन थे, सब बारे में आज बात करेंगे हम। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जी हाँ, बिल्कुल। चलिएगा, चलते हैं आगे फर्दर, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिएगा, एनडीए, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये लोगो है एनडीए का। आपको यहाँ तक जाना है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, नाउ तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आफ्टर 1857 वॉर, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुए, क्या बदलाव हुए एडमिनिस्ट्रेशन में 1857 के वॉर के बाद। तो देखिए, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे फेसिंग अ चैलेंज टू इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड, कैपिटलिज्म फ्रॉम न्यू कॉमर्स, ब्रिटेन बिगेन अ वाइजर एफर्ट टू कंसोलिडेट इट्स कंट्रोल ओवर इट्स एक्साइटिंग एम्पायर एंड टू एक्सटेंड इट फर्दर। अब क्या हुआ था कि जो कुछ लोग आ रहे थे विश्व से अपने पूंजीवाद की स्थिति को सुधारने के लिए, उन्हें कई सारी चुनौतियों का जो था सामना करना पड़ रहा था। चुनौतियां क्या थीं कि ब्रिटेन का जो साम्राज्य था उसका जो नियंत्रण था उसको मजबूत बनाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़ोरदार प्रयास शुरू कर दिए थे। ठीक है, इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी भी था, दैट टू रेंडर दिस ब्रिटिश कैपिटल सिक्योर फ्रॉम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेंजर्स, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वी काउंट डाउन इवन मोर फर्मली। अब बात करते हैं कि आखिर ये क्यों आवश्यक था कि जो ब्रिटिश की पूंजी थी उसको आर्थिक और राजनीतिक जो खतरे थे उससे सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी था कि ब्रिटिश शासन को और भी मजबूती से दबाया जाए भारत में। Now talking about the while authority of India had previously been wield by the directors of the company and the board of control, now this power was to exercise by a secretary of state of India added by a council। अब क्या हुआ कि सन 1858 में एक एक्ट अधिनियम आया था संसद में 1858 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश क्राउन को शासन की शक्ति देने के लिए। और उसमें क्या हुआ कि जबकि भारत पर पहले ही भारत का जो अधिकार था वो पहले ही कंपनी के निदेशक और जो नियंत्रण बोर्ड था उसके पास था। अब इस शक्ति का प्रयोग करके और एक परिषद की सहायता से उन्हें भारत द्वारा सचिव किया जाना था। ठीक है, अंडर द एक्ट गवर्नमेंट वॉज बी कैरिड ऑन एज बिफोर बाय द गवर्नर जनरल हु हैज ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय ऑफ क्राउन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या हुआ था, और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल सरकार की पहले की तरह चलाया जाना था, मतलब पहले जो गवर्नर जनरल होते थे उनके तरह चलाया जाना था, जिसे क्राउन के निजी प्रतिनिधि, बोले तो निजी प्रतिनिधि मतलब पर्सनल अकाउंटेंट एक तरीके से, के वाइसराय की उपाधि भी दे दी गई थी उस टाइम तक। ठीक है, The Act of 1858 provided that the Governor General would have an executive council whose members were to act as heads to different departments as head his official advisor। और उनमें क्या किया था कि 1858 में जो संसद का एक नया नियम आया था उसमें एक प्रावधान और था। क्या था कि जो गवर्नर जनरल होंगे उनकी एक कार्यकारी परिषद होगी और जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख होंगे और सलाहकार के रूप में काम करेंगे, काफ़ी विभाग के उनके प्रमुख भी बन जाएंगे। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861
enlarged the Governor General's Council for the purpose of making laws, in which capacity it was known as the Imperial Legislative Council. ये वाला देखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर टिक लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। इसके अंदर क्या हुआ था कि 1861 के मतलब जो भारतीय परिषद अधिनियम का कानून बनाने का उद्देश्य था गवर्नर जनरल का, उसका विस्तार कर दिया गया था। अब जिस क्षमता से इसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में भी जाने लगा था एक तरीके से, ठीक है। तो अब नाउ हम बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो प्रांतीय प्रशासन था, प्रांत के लोगों का प्रशासन था, वो किस प्रकार का था। द ब्रिटिश हैड डिवाइडेड इंडिया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीन्स इनटू प्रोविंस, 3 of which बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे वर नोन एज प्रेसिडेंसीज। अब क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने अपने प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को 3 प्रांतों में विभाजित कर दिया था या बांट दिया था, जिनमें से 3 कौन थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, जो कि प्रेसिडेंसी के रूप में जाने जाते थे। द प्रेसिडेंसीज वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 3 who were appointed by the crown। और जो प्रेसिडेंसी थी उसका प्रशासन गवर्नर के हाथों में था, और उसकी 3 कार्यकारी जो परिषद जो क्राउन के द्वारा नियुक्त की गई थी उनके हाथों में था। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स enjoy a great deal of autonomy before 1833 when their power to pass laws was taken away and their expenditure subjected to strict central control। अब क्या हुआ था कि 1833 में एक प्रांतीय सरकार को बहुत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, मतलब कि उन्हें कानून पारित करने के लिए उनकी शक्ति छीन ली गई थी, ठीक है। तो उनका खर्च जो था वो केंद्रीय सरकार के अधीन था या केंद्रीय नियंत्रण के अधीन था। द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस वाज टेकन इन 1870 बाय लॉर्ड मायो। और फिर जब बात आई केंद्रीय और प्रांतीय जो वित्त होता है, मतलब एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर, उसको अलग करने की जब बात आई थी, तो सबसे पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा उठाया गया था इनको अलग करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमने अभी बात की प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ पर 3 एडमिनिस्ट्रेशन बने थे। पहला बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूप में जाने जाते थे। इनमें एक प्रशासन का गवर्नर था और 3 जो थे वो क्राउन के द्वारा सेलेक्ट किए गए कार्यकारी परिषद थे। उनका जो खर्चा आता था 1833 में, तो उनका खर्चा जो था सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन था। लेकिन उसके बाद 1870 में एक कदम उठाया गया लॉर्ड मेयो द्वारा, जिसमें उनका खर्चा केंद्रीय का अलग हो गया और प्रांतीय वित्त को अलग किया गया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द लोकल बॉडीज़, कि लोकल बॉडीज़ क्या हैं। यानी कि लोकल बॉडीज़ वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, स्थानीय एक तरीके से बोला जाता है। तो इसको मैं आपको, इसमें कुछ डिफरेंट लिखा है पीडीएफ में, डिफरेंट नहीं मतलब लिखा अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि इसकी एक कहानी है कि जब वित्त की कठिनाइयों से मतलब सरकार को नगरपालिका और जिला बोर्डों के आधार पर माध्यम से स्थानीय सरकार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन को विकेंद्रीकृत कर दिया गया। मतलब कि काफ़ी सारे केंद्र खोल दिए गए थे, किसके, प्रशासन के। अब क्या हुआ, जो स्थानीय निकाय या लोकल बॉडीज़ हैं उनका जो गठन हुआ था वो पहली बार 1864 में हुआ था और 1868 के बीच हुआ था। लेकिन क्या होता था उस टाइम, जो लगभग हर मामले में वो केवल मनोनीत सदस्य होते थे। मनोनीत मतलब जैसे लोकसभा में नहीं, बात करें हम राज्यसभा की, तो उसमें भी मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी मनोनीत सदस्य होते थे। अब मनोनीत सदस्य होने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम, ठीक है। लेकिन फिर दिक्कत क्या हुई कि जो 3 मनोनीत सदस्य मैंने अभी आपको बताया, 3 मनोनीत सदस्य अभी लिए गए थे बॉम्बे, मद्रास और चेन्नई के लिए, फिर बंगाल के लिए, सॉरी, ठीक है। और उनकी अध्यक्षता कौन करता था, जिला मजिस्ट्रेट उनकी अध्यक्षता करते थे। और 1882 में क्या हुआ, एक लॉर्ड रिपन की सरकार आई और उसने एक कदम बढ़ाया। क्या कदम था कि मतलब ये जो कदम बढ़ाया गया था ये बहुत ही संकोच कदम था। मतलब इसमें
ज़्यादा कोई विस्तार पूर्वक समझाया नहीं गया था, अपर्याप्त कदम था और इसका परिणाम क्या हुआ कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी जो थे वो शहरों को छोड़कर जो लोकल बॉडीज़ हैं उनकी तरह विभागों में काम करने लगी, और जो किसी भी तरह से एक अच्छे स्थानीय स्वशासन का उदाहरण नहीं रहा था। फिर क्यों नहीं रहा था? क्योंकि जब जो प्रेसिडेंसी हैं उनके अध्यक्ष ही लोकल बॉडीज़ की तरह काम करेंगे तो फिर कोई भी ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा उनकी प्रेसिडेंसी का। नाउ टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द आर्मी, के आर्मी में क्या चेंज हुए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के द्वारा। Several steps were taken to minimize the capacity of Indian soldiers to revolt. Firstly, the domination of the army by its European branch was carefully guaranteed. अब क्या हुआ था कि भारतीय सैनिकों का जो विद्रोह था 1857 का, जैसे विद्रोह कहा जाता है, उसकी क्षमता को कम करने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए गए थे। और कदम क्या थे कि सबसे पहले जो इनकी यूरोपियन ब्रांच थी उसके द्वारा सेना के सावधानी पूर्वक कार्य करने के लिए गारंटी दे दी गई थी। ठीक, मोर एवर द यूरोपियन ट्रॉप्स वर केप्ट इन द की जोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजिशन द क्रूअल ब्रांचेज ऑफ द आर्मी लाइक आर्टिलरी एंड लेटर इन द 20th century टैंक्स एंड आर्मोर्ड क्रॉप्स वर पुट एक्सक्लूसिवली इन यूरोपियन हैंड्स। अब क्या हुआ था कि इसके अलावा जो था यूरोपियन जो सैनिक थे उनको भौगोलिक पद पर रखा गया था, सैन्य पदों पर, प्रमुख पदों पर रखा गया था। अब जैसे सेना की काफ़ी सारी शाखाएं, ब्रांचेज होती हैं, जैसे तोपखाना, ठीक है, टैंक, तो ये था। अब इनमें क्या हुआ था कि जैसे तोपखाना है और बाद में जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई तो टैंक और बख्तरबंद को विशेष रूप से यूरोपियों के हाथ में दे दिया गया था। द ओल्डर पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियन फ्रॉम द ऑफिसर कॉर्प्स वर स्ट्रिक्टली मेंटेन। और जो पुरानी नीति से बनाए गए थे भारतीयों को बाहर करने की जो पुरानी नीति थी अधिकारी कोर से, तो वो वैसी की वैसी ही मेंटेन रही थी। मतलब कि भारतीय अधिकारी जो होंगे वो सेना में ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सेक्शन ऑफ द आर्मी वॉज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटरपोज और डिवाइड एंड रूल सो एज द प्रिवेंट इट चेंज अंटिंग अगेन इन एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग। क्या हुआ था कि सेना में भारतीय खंड का संगठन जो था वो फूट डालो या राज करो की नीति पर आधारित था, और ठीक ऐसा ही हुआ था अंग्रेज़ों के राज्य में भी, ताकि ब्रिटिश के जो विरोधी हैं वो फिर से एकजुट होने की संभावना को रोका जा सके। मतलब ब्रिटिश सरकार का जो विरोध कर रहे थे उनको रोका जा सके एकजुट होने से, तो उन्होंने क्या किया था, फूट डालो और राज करो, इस नीति को अपना लिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, और आगे की अगर हम बात करें तो इंडियन रेजिमेंट्स वर मेड अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कास्ट एंड ग्रुप्स विच वर सो प्लेस्ड एज टू बैलेंस ईच अदर। अगर हम इसकी बात करें, देखिएगा ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है इसलिए मैंने इस पॉइंट को छोड़ दिया, लेकिन मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। चलिए इसके बारे में बताता हूँ कि जो अवध था, बिहार था, मध्य भारत था, दक्षिण भारत था, उनके सैनिकों को गैर मार्शल घोषित किया गया था। गैर मार्शल बोले तो कि उन्हें कोई भी मार्शल एक्ट नहीं दी गई थी। और जहाँ दूसरी ओर बात करें हम तो पंजाबी थे, गोरखा थे, पठान थे, जिन्होंने विद्रोह के दमन में सहायता की थी, विद्रोह को दबाने में सहायता की थी, उन्हें मार्शल घोषित कर दिया गया था और उन्हें बड़ी संख्या में मतलब भर्ती किया गया था। अब देखिए इस रिवोल्ट का परिणाम कहाँ हुआ था, अवध में, बिहार में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, तो उनके लिए गैर मार्शल घोषित कर दिए सैनिकों के लिए। और दूसरी ओर जहाँ पंजाबी थे, गोरखा थे, पठान थे, जिन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए प्रयास किए थे, उनको मार्शल बना दिया गया था और उनको अधिक रूप से सेना में भर्ती किया था। ना बात करें तो भारतीय रेजिमेंटों में जो था विभिन्न जातियों के लोग आते थे, विभिन्न समूहों के लोग आते थे, तो उनका एक मिश्रण था भारतीय रेजिमेंट, तो जिन्हें एक दूसरे के लिए संतुलित करके रखना था। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्दर कम्युनल कास्ट, ट्राइबल एंड रीजनल लॉयल्टीज वर इनकरेज्ड अमंग द सोल्जर्स सो दैट द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म वुड नॉट ग्रो अमंग देम। अब क्या हुआ था, सैनिकों के बीच जो था सांप्रदायिक, जाति और आदिवासी और क्षेत्रीय वफादारी को बढ़ावा दिया गया। मतलब जातिवाद करवा दिया उनके अंदर, सांप्रदायिक बात करवा दिया, आदिवासी बात करवा दिया, ताकि
वो सब इकट्ठे ना हों और उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना न पनपे। अंग्रेज बहुत ही चालू थे बेटा, देख लो। इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम नेशनलिस्ट आइडियाज बाई एवरी पॉसिबल मीन्स। न्यूज़ पेपर, जर्नल्स एंड नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस वर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द सोल्जर। अब क्या हुआ था, इससे भारतीय सेना के आकार में, मतलब उन्होंने इसका हर संभव प्रयास किया था अंग्रेज़ों ने कि राष्ट्रवादी विचारों से अलग कर दिया था हर किसी को। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, राष्ट्रवादी प्रकाशनों में और सैनिकों तक इसे पहुंचने में रोक दिया गया था कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा ना मिले। अब इससे क्या हुआ, भारतीय सेना के आकार में वृद्धि हो गई और दूसरे भारतीय सैनिकों को भारत की रक्षा के लिए नहीं रखा गया था। भारतीय सेना एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश शक्ति और संपत्ति के विस्तार के लिए एक बहुत ही प्रमुख साधन बन गई थी ब्रिटिश के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी कमी पूरी हो गई तो उन्होंने और भारतीय सेना को अपने कार्य के अंदर नहीं रखा था ना। अब हम बात करेंगे पब्लिक सर्विसेज की कि आखिर जो पब्लिक की सर्विस हुई थी वो क्या हुई थी। बिल्कुल जी हाँ, बात करेंगे हम सार्वजनिक सेवाओं की कि सार्वजनिक सेवाओं पर 1857 रिवोल्ट का क्या प्रभाव पड़ा था। देखिएगा, अगर बात करें हम पब्लिक सर्विसेज की, सार्वजनिक सेवाओं की, तो ऑल पोजीशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर ऑक्युपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज हु वर रिक्रूटेड थ्रू एन एनुअल ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड इन लंदन। अब क्या हुआ था कि प्रशासन की जो शक्ति और जिम्मेदारी के सभी पद थे वो भारतीय सिविल सेना के सदस्यों को दे दिए गए थे। मतलब उनका कब्जा था भारतीय सिविल सेना के सदस्यों का। और जो भारतीय सिविल सेना के सदस्य थे उनको एक लंदन में वार्षिक खुली प्रतियोगी परीक्षा घोषित की गई थी, उसके माध्यम से भर्ती किया गया था। ठीक है, इंडियन ऑल्सो कुड सिट इन दिस एग्जामिनेशन, और भारतीय जो थे इस परीक्षा में बैठ सकते थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सत्येंद्र नाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डू सक्सेसफुली इन 1863। तो रविंद्रनाथ टैगोर के एक भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने सन 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज का पेपर निकाल दिया। बोले तो उन्होंने क्रैक कर दिया था इंडियन सिविल सर्विसेज 1863 में। इन प्रैक्टिस द डोर्स ऑफ सिविल सर्विसेज रिमेन्ड वेरिड फॉर इंडियन फॉर दे सफर्ड फ्रॉम नंबरस हैंडीकैप्स। अब क्या हुआ था, व्यवहार में सिविल सेना के जो दरवाजे थे वो भारतीयों के लिए वर्जित रहे थे, बंद रहे थे, क्योंकि भारतीय कई बाधाओं से पीड़ित थे। ठीक है, मतलब भारतीयों के लिए उस टाइम केवल सत्येंद्र नाथ टैगोर ने क्रैक कर लिया था एग्ज़ाम। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड इन द फार अवे लंडन। इट वॉज कंडक्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ एलाई इंग्लिश लैंग्वेज एलियन। क्योंकि जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था वो बहुत दूर लंदन में आयोजित हुआ था और उसकी जो लैंग्वेज थी वो विदेशी अंग्रेजी भाषा थी। ठीक है, तो क्योंकि इंडियन अंग्रेजी भाषा उस टाइम इतना जानते नहीं थे, वो भी विदेशी, और फिर लंदन जाना किसके बस की बात थी। तो काफ़ी कम लोग ही इस पेपर को दे पाए थे, जिनमें सत्येंद्र नाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डू सक्सेसफुली इन 1863 एज आई also inform you. Now talking about it was the base of classical Greek and Latin learning which could be acquired only after a prolonged and costly course of studies in England. अब क्या था, ये जो परीक्षा थी ये शास्त्रीय ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा की शिक्षा पर आधारित थी, जिसे इंग्लैंड में लंबे अध्ययन के बाद, महंगे अध्ययन के बाद ही हासिल किया जा सकता था। मतलब ये जो सब्जेक्ट थे ग्रीक और लैटिन भाषा, इसको इंग्लैंड में पढ़ के ही काफ़ी समय बाद, काफ़ी पैसा खर्च करके ही हासिल किया जा सकता था। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्दर, इन एडिशन द मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इनटू द सिविल सर्विस वाज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड फ्रॉम 23 इन 1859 टू 19 इन 1878। अब क्या हुआ कि इसके अलावा सिविल सेवा में प्रवेश के लिए पहले जो अधिकतम आयु थी वो 23 साल थी। कब? 1859 में। उसके बाद क्या हुआ, 1878 में उसे धीरे धीरे कम करके 19 वर्ष कर दिया गया। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट, कि जो रियासतों के साथ संबंध थे
वो उस टाइम किस टाइप के हो गए थे रियासतों के साथ संबंध, उसके बारे में जी हाँ बिल्कुल हम बात करेंगे। बिफोर 1857 दे हैड अलाइव्ड देमसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू एनेक्स प्रिंसली स्टेट। 1857 से पहले उन्होंने क्या किया था कि रियासतों पर कब्जा करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया था। किसने? अंग्रेज़ों ने। ठीक, लेकिन ये नीति अब छोड़ दी गई थी। अब क्यों छोड़ दी गई थी उसके बारे में बात करेंगे। द पॉलिसी वॉज नाउ अबंडन, ये नीति अब छोड़ दी गई थी। मोस्ट ऑफ द इंडियन प्रिंसेस हैड नॉट ओनली रिमेन्ड लॉयल ऑफ द ब्रिटिश बट हैड एक्टिवली एडेड द लेटर इन सरप्राइजिंग इन द रिवोल्ट। अब क्या हुआ था कि ये नीति अब छोड़ दी गई थी। अधिकांश जो भारतीय राजकुमार थे वो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे। ठीक है, अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे एक टाइप से। और सरप्राइज़ तो तब हुआ था जब उन्होंने इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। तब से फिर ये नीति बंद कर दी गई थी। ठीक है। एज लॉर्ड कैनिंग द वाइसराय पुट दे हैड एक्टेड द breakwaters in the storm. Their loyalty was now rewarded with the announcement that their right to adopt heirs would be respected and the integrity of their territories guaranteed against future annexation. अब क्या हुआ था कि जो वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने जो राजकुमार थे उनके लिए कुछ कहा था। वो क्या कहा था कि जो राजकुमार थे उन्होंने तूफान में ब्रेक वाटर के रूप में काम किया था एक तरीके से। और उन्होंने कहा था कि जो उनकी वफादारी थी को उनकी एक घोषणा के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, अब वो घोषणा क्या थी कि उत्तराधिकारियों को अपनाने के लिए एक अधिकार सम्मान दिया जाएगा। ठीक, और उनके क्षेत्रों की अखंडता को, यानी कि बोलते हैं उनका अगर कोई क्षेत्र है, कोई क्षेत्र मद्रास है तो वो मद्रास उसी राजकुमार का रहेगा, ये गारंटी दे दी थी अब किसने? अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे उनको पुरस्कार एक तरीके से मिले थे अंग्रेज़ों के लिए वफादारी करने के। ठीक है, अब आगे हम अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन लेटर मेड इट क्लियर द प्रिंसेस रूल देयर स्टेट मेयरली एज एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और बाद में क्या हुआ कि राजकुमारों को ब्रिटेन का सर्वोपरि शक्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए बना लिया गया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एंड बात करें अगर यहाँ की कि 1876 में क्या हुआ था कि महारानी विक्टोरिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ एम्पायर्स ऑफ इंडिया एंड एम्पायर्स ब्रिटिश सोवर्जिनिटी ओवर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या किया था उन्होंने कि सन 1876 में महारानी विक्टोरिया ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश की संप्रभुता जमाने के लिए जोर दिया था, काफ़ी सारा जोर दिया था भारत के उपमहाद्वीपों पर। ठीक है, और भारत की महारानी की उपाधि धारण कर ली थी उस टाइम। एंड लास्ट में क्या हुआ था कि लॉर्ड कर्जन ने बाद में ये स्पष्ट कर दिया कि राजकुमारों में केवल ब्रिटिश क्राउन के एजेंट के रूप में ही अपने राज्यों पर शासन किया जाएगा। केवल ब्रिटिश क्राउन का एक एजेंट ही उनके यहाँ पर रहेगा काम करने के लिए, तब वो केवल राज कर सकेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रशासनिक नीतियों के बारे में कि जो प्रशासन की नीति थी वो किस टाइप से बनाई गई थी या उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, ये रूल क्या था, चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि भारतीय शक्तियों के बीच ना एक फूट का फ़ायदा उठाकर और एक दूसरे के खिलाफ उनको भड़काकर भारत को जीत लिया था। ठीक है, और 1858 के बाद फिर क्या हुआ था कि उन्होंने राजकुमारों के खिलाफ और प्रांत को प्रांत के खिलाफ, राजकुमारों को लोगों के खिलाफ, जाति को जाति के खिलाफ, समूह को समूह के खिलाफ, और फिर सबसे बढ़कर हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ बांटो और राज करो